इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। 72 साल में ऑस्ट्रेलिया में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत है। सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन भी बारिश की वजह से खेल नहीं हो सका, जिसके बाद टेस्ट ड्रॉ हो गया। तो ये बड़ी कामयाबी भारतीय टीम के लिए। आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। तो 72 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है। विमल कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विमल, ये बड़ी जीत है। 72 साल में पहली बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है। बिल्कुल, और इस जीत का अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 72 साल में न सिर्फ भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जीता है, बल्कि कोई एशियाई टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज फतह करके आ रही है। यानी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एशिया की किसी भी टीम आज तक कभी भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने का मौका नहीं मिला था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जीतना कितना मुश्किल काम रहा। वर्ल्ड कप भले ही तीनों टीमों ने जीत लिया, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना वर्ल्ड कप से भी ज्यादा भारी काम रहा है। तो ये दिखाता है, और इसके साथ ही विराट कोहली ने कम से कम इतिहास के पन्नों पर कप्तान के तौर पर अपना नाम जो है एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया। उनकी कप्तानी में भले ही कई तरह की खामियां हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत जो है कई सारे उनकी कमियों पर पर्दा डाल देती है। तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक जीत निश्चित तौर पर, जिससे भारतीय क्रिकेट के हर किसी को गर्व होगा। क्योंकि भले ही मैन ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा को चुना गया हो, लेकिन जसप्रीत बुमराह का भी जो नए खिलाड़ियों की बात, मयंक अग्रवाल जो आखिरी 2 टेस्ट मैच में आए, उन्होंने कमाल की पारियां खेली। हनुमा विहारी ने योगदान दिया, रविंद्र जडेजा अच्छा खेल दिखा, अश्विन जो आखिरी 2 टेस्ट मैच में ने। तो विमल हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। जी विमल, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने जिक्र किया, मयंक अग्रवाल का जिक्र किया, जसप्रीत बुमराह का जिक्र किया, विराट कोहली की हम तारीफ तो यहाँ पर कर ही रहे हैं। और अगर हम चारों मैचों को देखें, हालांकि चौथा मैच तो ड्रॉ हो गया बारिश के कारण। पहले मैच में भारतीय टीम ने जो है जबरदस्त जीत दर्ज की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में जीत दर्ज की, फिर टीम इंडिया ने वापसी की तीसरे टेस्ट मैच में। निश्चित तौर पर देखें, एक तरह से देखा जाए, इस जीत के असली नायक चेतेश्वर पुजारा और जसप्रीत बुमराह रहे हैं। बुमराह 4 मैचों में 21 विकेट, मतलब उनके एक्शन को कोई संभल नहीं पाया, उनकी गति, उनकी रफ्तार को कोई पढ़ नहीं पाया। इसके अलावा स्पिन गेंदबाजों ने, अगर आप देखें, अश्विन ने पहले टेस्ट मैच में एडिलेड में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। उसके बाद कुलदीप यादव, जो आखिरी टेस्ट मैच में उन्हें मौका मिला, वहां उन्होंने झटके दिए। मुझे लगता है इंडिया को अफसोस होगा कि 2-1 से जो स्कोर लाइन है, ये 3-1 होती, आराम से 3-1 होती, लेकिन बारिश ने साथ नहीं दिया। उसके अलावा टीम इंडिया ने देखिए कितने बड़े रिकॉर्ड बनाए। कल जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दिया, तो ये 1988 के बाद, यानी 31 साल बाद मौका था कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर किसी टीम ने फॉलो ऑन दिया। 2005 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने वैसे ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में फॉलो ऑन खेला। तो ये दिखाता है कि ये टीम इंडिया कितनी मजबूत थी। लोग बात कर रहे थे कमजोर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत मजबूत है, लेकिन इस गेंदबाजी आक्रमण के भी परखच्चे उड़ा दिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। जबकि कोहली, देखा जाए, कोहली अपने स्तर के हिसाब से, अपनी साख के हिसाब से उतने डोमिनेंट नहीं थे। उसके बावजूद इस टीम इंडिया ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बहाना नहीं है। एक तरह से देखा जाए, जिस तरह की उम्मीद थी, टीम इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, नंबर 1 की टीम बनकर गई थी, ऑस्ट्रेलिया नंबर 5 की टीम थी, तो उसी अंदाज में रौंदा टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल विमल, जैसा कि आप बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराना, और आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है जब टीम इंडिया ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। और ये सिर्फ टीम इंडिया की एक बड़ी जीत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एशिया की किसी भी टीम ने, ना पाकिस्तान ने, ना श्रीलंका ने, ना बांग्लादेश ने कभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत हासिल की है। तो ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कितनी मुश्किल बात रही है। सिर्फ चुनिंदा टीमें, आप इंग्लैंड की टीम देख लें या साउथ अफ्रीका की टीम देख लें, ऐसी ही टीमों ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मात दिया, और उसके भी उदाहरण बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का एक सपना था, विराट कोहली का एक तमन्ना थी, उनका मिशन था कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हमें जीत हासिल करनी है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे, कई तरह की आलोचना हुई थी, लेकिन आलोचनाओं से उन्होंने सबक लिया, और ये जीत निश्चित तौर पर विराट कोहली की कप्तानी का सबसे बड़ा मेडल है। बिल्कुल, तो विराट कोहली ने इतिहास के सुनहरे पन्नों में, विमल, अपना नाम भी दर्ज कर लिया है इस जीत के साथ। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। दादर नागर हवेली के सिलवासा में आयोजित हुए एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर घोटालों का आरोप लगाते हुए महागठबंधन की कोशिश पर सवाल खड़े कर दिए और महागठबंधन में शामिल पार्टियों की नीयत और नेता के साफ नहीं होने का आरोप लगा दिया। महागठबंधन है जहाँ नेता भी कोई नेता नहीं,
नीति तय नहीं, गठबंधन के कोई सिद्धांत तय नहीं, सिर्फ मोदी हटाओ का नारा लेकर निकले हैं। हालांकि अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए उनकी भाषा पर आपत्ति जताई। इस तरह का जो बयान है वो डेमोक्रेटिक हमारे देश में किसी को भी मंजूर होगा, ये ऐसी बात तो किसी ने भी की नहीं है। दिल्ली के वेलकम इलाके में कुत्ते को पत्थर मारने से नाराज कुत्ते के मालिक ने 30 साल के आफाक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आफाक बीती रात अपने काम से घर लौट रहा था, तभी घर के पास ही एक कुत्ते ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के काटने के डर से उसने कुत्ते को एक पत्थर मारा। ये बात कुत्ते के मालिक को इतनी नागवार गुजरी कि उसने पिस्टल निकालकर आफाक के सीने में गोली मारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी है। गोली मार दी, इंतकाल हो गया। बता, मैं तो समझ भी नहीं आ रहा है क्यों मारी, किसी से बोलता नहीं चालता नहीं, क्यों मारी? कुत्ते को लेके कुत्ता पड़ा है क्या उसके लिए? इंसान की कीमत नहीं है, मेरा भाई की कोई कीमत नहीं। कुंभ में बड़ी संख्या में अखाड़ों के साधु पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं। खासतौर पर नागा साधुओं में भी महिलाएं बड़ी तादाद में हैं। नागा साधु बनने के लिए भारत की ही नहीं बल्कि विदेशी महिलाओं में भी दिलचस्पी है, लेकिन महिलाओं को नागा साधु बनने के लिए बेहद कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। News18.com की खबर के मुताबिक नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को 6 से 12 साल तक साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और उसके बाद खुद का पिंडदान करना पड़ता है। ये अपने लिए सन्यासी के तौर पर नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए अखाड़ों की तरफ से साधु बनने पहुंची महिलाओं के पिछले जीवन की पूरी जांच कराई जाती है। इसके बाद महिला साधु को भी कभी नागा साधुओं की तरह मुंडन कराया जाता है। पुरुष नागा साधु बिना कपड़ों के रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को गेरुए रंग का केवल एक कपड़ा पहनने की इजाजत होती है। कुंभ के दौरान महिला नागा साधु भी स्नान करती हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों के बाद ही स्नान करने की इजाजत होती है। राजस्थान के डूंगरपुर में एक गांव के लोग बैंक के बाहर प्रदर्शन करने लगे। आरोप है कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हुई किसानों की कर्ज माफी में इनका कर्ज भी माफ किया गया, जबकि उन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं। जिसके बाद ये सभी लोग बैंक के बाहर जुट गए और बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इलाके के लोगों ने उनकी कर्ज माफी होने पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उन्होंने कभी भी बैंकों से लोन नहीं लिया। पूरी घटना के सामने आने के बाद अधिकारियों ने घोटाला करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। 3 जगह शिकायत प्राप्त हुई है, सब जगह जांच के लिए टीम MDCCB ने भेज दी है। MDCCB खुद मौके पे गए हुए हैं। गुस्साए गाँव वालों ने बैंक के अधिकारियों का पुतला भी जलाया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मनोज सिंह पुलिस की गोली से घायल हो गया। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हो गए। इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद में हो रही चेकिंग के समय उन्होंने बदमाश मनोज की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मनोज सिंह नाम के एक बदमाश को पकड़ लिया। अब तक की जानकारी के अनुसार लगभग 16 मुकदमे दिल्ली, हरियाणा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के मिले हैं। इस पे जैसा मैंने बताया 50,000 का इनाम गौतम बुद्ध नगर से और संभवतः इनाम इस पे हरियाणा से भी घोषित है। यूपी के कानपुर में आवारा गायों को पकड़ना नगर निगम के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। राज्य की योगी सरकार ने 10 जनवरी तक आवारा गायों को गौशाला पहुंचाने का फरमान जारी किया है, लेकिन इस काम की रफ्तार काफी सुस्त है। इसकी एक वजह वो गाय भी हैं जो सड़कों पर लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही हैं। कानपुर में आवारा गायों को पकड़ने में निगम के लोगों की पसीने छूट गए। एक गाय को तो बड़ी मुश्किल से ट्रक में डाला गया। उसने निगम की कोशिश पर पानी फेरने के लिए घुटने तक टेक दिए। एक बार तो वो भाग भी गई, लेकिन उसकी पूंछ पकड़कर उसे काबू में किया गया। इसके बाद किसी तरह उसे धक्के मारकर ट्रक में चढ़ाया गया। इसी तरह जब एक दूसरी गाय को 2 लोगों ने पकड़ा तो उसने हमला कर दिया। वो भागने लगी, लेकिन ट्रक में चढ़ने के लिए तैयार नहीं हुई। कानपुर की सड़कों पर 16,000 से ज्यादा आवारा गाय हैं, जिनमें कुछ ही को अब तक गौशाला पहुंचाया जा सका है, जबकि योगी सरकार ने 10 जनवरी तक राज्य की सभी आवारा गायों को गौशाला पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में BSF ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर से 2 से 3 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे, जिसके बाद सीमा पर तैनात जवानों ने फायरिंग कर आतंकवादियों को पीछे धकेला। कुछ देर तक दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद आतंकी भागने पर मजबूर हो गए। वहीं आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश की खबर के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया।
2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। News18.com में छपी खबर के मुताबिक किसानों के लिए बनाई गई इस नई योजना में सरकार हर सीजन में किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद देगी। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को अपनी उपज और उसके खरीदार के बारे में जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा किसानों को 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज का लोन भी दिया जाएगा। इस योजना से सरकार पर हर साल करीब 2,30,000 करोड़ का भार बढ़ सकता है। बिहार के वैशाली में आरजेडी पर कब्जे की लड़ाई के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एक बार फिर अपने अंदाज से सबको चौंका दिया। वो बिहार सरकार के विकास रथ के जवाब में खुद एक रथ पर सवार हो गए। हालांकि उनके इस कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता और तेजस्वी यादव नहीं दिखे, जिसका असर तेज प्रताप की रथ यात्रा पर बिल्कुल नहीं दिखा। पार्टी के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी और तेजस्वी यादव के नहीं होने पर भी उन्होंने आरजेडी की रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। वो कार्यक्रम के तहत एक रथ पर सवार हुए। इस बीच उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। रथ यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी, तेज प्रताप के समर्थकों ने नाचना शुरू कर दिया। उनके नाम के नारे लगाए। इससे खुश तेज प्रताप ने भी हाथ हिलाकर लोगों को धन्यवाद दिया। तेज प्रताप की रथ यात्रा देखने के लिए लोग अपने मकानों की छतों पर खड़े हुए थे। खबर है कि तेज प्रताप की इस रथ यात्रा के बारे में पार्टी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो वैशाली एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्हें एक कॉलेज में छात्रों को संबोधित करना था। लेकिन इस कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए टाला गया और रथ पर सवार होकर तेज प्रताप लोगों के बीच पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने कॉलेज के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने News 18 से खास बातचीत में से आरजेडी की रथ यात्रा की शुरुआत बताया। पूरे बिहार में देश विदेश में घूमेगा। मकसद क्या है? इसका मकसद है तमाम लोगों को एकजुट करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। बिहार में तेज प्रताप की ये रथ यात्रा धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के बैनर तले निकाली जाएगी, जो आरजेडी का ही एक संगठन है। तेज प्रताप की इस रथ यात्रा को नीतीश सरकार के विकास रथ का जवाब भी माना जा रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार के उस बयान पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने लालू परिवार के भीतर चल रहे अंतर विरोध पर तंज कसा था। तेज प्रताप ने जेडीयू को गुंडों की पार्टी करार देते हुए कहा कि ये लोग नीतीश जी के इशारे पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर रामायण के पात्रों का हवाला देकर तेज प्रताप और तेजस्वी के मिलने पर चुटकी ली और मीसा भारती की तुलना शूर्पणखा से की थी, जिससे तिलमिलाए तेज प्रताप यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नीतीश चाचा ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें, नहीं तो हम केस करेंगे। जेडीयू पागल हो गया है, गुंडों का पार्टी है। वो महा जंगल राज है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, केस होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। गुजरात के सूरत में एक मंदिर के बाहर प्रार्थना कर रही एक महिला को नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला सड़क पर गिर गई, जबकि कचरा उठाने वाली रुकने की बजाय उसके ऊपर चढ़ती चली गई। लेकिन गाड़ी के नीचे आई महिला को इस हादसे में मामूली खरोंच ही आई। वो सड़क से उठकर किनारे की ओर चली गई। इस बीच आसपास मौजूद लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, निगम की गाड़ी से महिला को टक्कर लगी। हालांकि राहत की बात ये रही कि महिला को मामूली चोट आए और आप देख सकते हैं कि टक्कर लगने के बाद महिला खुद से खड़ी हो गई। जबलपुर में 7 लाख की चोरी का आरोपी पकड़ा गया। एमपी में जबलपुर के मंडला जिले में व्यापारी के 7 लाख रुपए चोरी कर फरार लड़के को पुलिस ने बाइक और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कोंडा जिले में बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि तेज आंधी की वजह से फैली आग की चपेट में आकर 3 जानवर झुलस गए। यूपी के कानपुर में नगरपालिका ने ऑपरेशन काऊ नाम से अभियान चलाकर सड़क पर घूम रहे आवारा जानवरों को पकड़ा। बिहार के पूर्वी चंपारण में अलाव से फैली आग की चपेट में आने से 6 घर जलकर राख हो गए, जबकि आग की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में आवारा पशुओं को गांव के एक स्कूल में बंद किए जाने के मामले में पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार के गया में पुलिस ने किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे 5 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी से हालात मुश्किल हो गए हैं। वहां ठंड की वजह से लाहौल स्पीति घाटी और कई दूसरी जगहों का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट गया, जबकि मनाली, डलहौजी और शिमला के ऊंचाई वाले हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के साथ ही मनाली में पारा सीजन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और गाड़ियों की आवाजाही ठप होने से लोग फंस गए। हालांकि वहां पहुंचे सैलानियों के लिए बर्फबारी किसी तोहफे की तरह थी।
और उन्होंने इसका जमकर मजा लिया। फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और मैंने फर्स्ट टाइम ही स्नोफॉल ये सारा कुछ देख लिया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। डलहौजी में भी भारी बर्फबारी हुई और वहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। वहाँ खड़ी गाड़ियाँ भी बर्फ की मोटी चादर के नीचे ढक गयी, जिन्हें वहाँ से आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। शिमला के ऊपरी इलाके नारकंडा में बर्फबारी की वजह से सड़कें और गाड़ियाँ पूरी तरह बर्फ में ढक गयी। बर्फबारी का असर शिमला में भी दिखाई दिया और वहाँ तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई। सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में रहे और उसके बाद जो कल्पा का टेम्परेचर है वो भी -4 डिग्री और जो कुफरी का टेम्परेचर है वो -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों लोगों को राहत नहीं मिलने का दावा किया और मौसम के ऐसे ही बने रहने की आशंका जताई। गुजरात के बनासकांठा में होने वाली एक रेसलिंग प्रतियोगिता का प्रचार करने पहुंचे एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को पीट दिया। शुरुआत में तो इसे पब्लिसिटी स्टंट माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों के बीच वाकई लड़ाई हुई, जिसका अंदाजा वहां जुटे लोगों को भी नहीं था। वजह यह थी कि बनासकांठा में होने वाली एक रेसलिंग प्रतियोगिता के लिए कुछ रेसलर वहां इकट्ठा हुए थे। मकसद रेसलिंग प्रतियोगिता का प्रचार करना था, लेकिन तभी दो पहलवानों की आपस में बहस हो गई। बहस के दौरान पंजाब से आए एक रेसलर को गुस्सा आ गया। वो दिखने में काफी लंबा चौड़ा था। जिस तरह रिंग में किसी रेसलर को मारा जाता है, ठीक वैसे ही उसने सड़क पर दूसरे पहलवान पर हमला कर दिया। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उस पहलवान ने खली के स्टाइल में उसे हवा में उठाकर एक गाड़ी के बोनट पर पटक दिया। जिस रेसलर पर हमला हुआ उसका नाम सनी प्रजापति बताया गया। उसने दावा किया कि उस पर हुआ हमला कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। मेरे को हार मालाएं दे रहे थे, स्वागत कर रहे थे मेरा, लेकिन उसका स्वागत किसी ने किया नहीं। उसको कोई जानता नहीं है क्या है पता नहीं, बट उसका स्वागत किसी ने किया नहीं, तो उसको आ गया गुस्सा और उसने मेरे को मारा है। यानी दावा यह है कि रिंग में लड़ने वाले पहलवान वाकई सड़क पर भिड़ गए थे। हालांकि इस घटना के वक्त वहां इकट्ठा लोगों को यही लगा कि दोनों पहलवानों में हुई फाइट पब्लिसिटी स्टंट है। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने एक बदमाश को एटीएम में लूट की कोशिश करते वक्त दबोच लिया। बदमाश को पकड़ने में इसलिए कामयाबी मिली क्योंकि वो काफी कोशिश के बाद भी एटीएम को खोल नहीं पाया और पुलिस के हाथों पकड़ा गया। इससे पहले उसने एटीएम लूटने की काफी कोशिश की। वो पहले शटर तोड़कर अंदर घुसा और बाद में मशीन के नीचे वाले हिस्से को खोल दिया, लेकिन पैसे उसे वहां से भी नहीं मिले। इसके बाद वो मशीन को पीछे से खोलने की कोशिश करने लगा। इसमें भी नाकाम हुआ तो उसने ऊपर के हिस्से को ही बाहर निकाल दिया। करीब आधा घंटा गुजर गया, लेकिन एटीएम में रखे पैसे उसके हाथ नहीं लगे। वक्त निकल रहा था और पकड़े जाने का भी डर था, इसलिए उसने मशीन को तोड़ना शुरू कर दिया। इस बार वो कामयाब होता दिख रहा था, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई और वो बाहर निकल गया। इसके बाद दो पुलिस वाले अंदर आए और मशीन की हालत देखी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गई और जानकारी दी कि एटीएम में करीब 7 लाख रुपए थे, जिन्हें लूटने से पहले ही बदमाश पकड़ा गया। हिमाचल के ऊना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में कीड़ों वाला खाना परोसने से हंगामा हो गया, जिसकी शिकायत लोगों ने कार्यक्रम में मौजूद खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री से की, जिन्होंने खाने में कीड़े मिलने की शिकायत को मानने से ही इनकार कर दिया। हालांकि खाने का वीडियो देखने के बाद उन्होंने जांच का भरोसा दिया। अभी खाना खाया नहीं, खिलाया किसी को नहीं, कीड़े कहाँ से निकल गए? खाना तो शुरू से चला हुआ है, चलो देख लेंगे उन कीड़ों को। खाने में कीड़े मिलने से इलाके के लोग भी खफा दिखे और सरकार से अच्छा खाना परोसने की मांग की। वो खाना तो ठीक था, पर उसमें ना एक कीड़ा निकला। मैं चाहता हूँ कि इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, कम से कम ढंग का खाना खिलाया जाए। इलाके के लोगों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की खराब क्वालिटी की शिकायत भी की। अलीगढ़ से 47 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए। यूपी के अलीगढ़ में सट्टेबाजी कर रहे 47 लोगों को पुलिस ने 70,000 रुपए और सट्टे की पर्चियों के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के झुंझुनू में बदमाश गैस कटर की मदद से एटीएम में रखे 16 से 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इंदौर में खाने के विवाद को लेकर एक एसएएफ जवान अपने ही साथी को गोली मारकर फरार हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के संभल में आवारा कुत्ते के काटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। यूपी की बस्ती में NH-28 की सब्जी मंडी में आग लगने से दर्जनों दुकानें और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक बदमाश ने एक महिला के चेहरे पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिस्टर यूनिवर्स रहे बॉडी बिल्डर संग्राम चौगुले ने दिल्ली में संग्राम क्लासिक बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें कई एथलीट शामिल हुए। दिल्ली काउंसिल ऑफ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्समैन की तरफ से मान्य इस कार्यक्रम में जूनियर और सीनियर कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता करवाई गई। 24 साल से कम उम्र वाली जूनियर कैटेगरी में 22 साल के नरेश यादव विनर रहे।
इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विजेता समेत सभी एथलीट को सम्मानित किया गया। मैं उन बच्चों को चांस दे रहा हूँ कि जो मेडल के लिए चैलेंज करते हैं हमेशा, जिनके पास मेडल्स नहीं है और स्ट्रगल कर रहे हैं, चैंपियनशिप जिन्होंने जीता नहीं है, तो उनके लिए एक स्टेज देना ये मेरा गोल था और संग्राम क्लासिक बेस्ड ऑन दैट ओनली। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलों के बीच हुई सीबीआई की छापेमारी पर सियासत तेज हो गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इसे गठबंधन को रोकने की कोशिश बता दिया और अवैध खनन के इस मामले में सीबीआई की पूछताछ के लिए खुद को तैयार होने का दावा कर दिया। हमारे पास क्या है, हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है, उनके पास सीबीआई है। कांग्रेस भी अखिलेश यादव के समर्थन में खड़ी हो गई और बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को सही माना। अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है एक तरह से कि गठबंधन के कारण नर्वस होकर के बीजेपी ये काम कर रही है। हालांकि प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए सीबीआई के स्वतंत्र होने का दावा किया। श्री अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा नीचे कर ले कि देश के अंदर जो भी जांच एजेंसियां हैं वह स्वतंत्र तरीके से काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहती हैं। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बैडमिंटन खेलती नजर आई। इसके साथ उन्होंने लिखा कि हम खेलों को पसंद करते हैं। ट्विटर पर शेयर किया कि ये वीडियो 32 सेकंड का है जो काफी वायरल भी है। ममता बनर्जी प्रशासनिक बैठक के लिए पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले गई थी। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच उन्होंने खेल के लिए समय निकाला और रैकेट थाम लिया। 64 साल की उम्र में उनकी गजब की फुर्ती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जाता है कि उनकी खेल में काफी दिलचस्पी है। इससे पहले भी वो कई खेल आयोजनों में हिस्सा लेकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा चुकी हैं। राफेल डील में घोटाले के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस के दावों को हवाई करार दिया और कांग्रेस के पास राफेल डील से जुड़े कोई पुख्ता सबूत नहीं होने का दावा कर दिया। पूरा तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों चुकादा दिया। इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी को सदन में सारे सबूत पेश करने की चुनौती दे दी। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी नैतिकता है और हिम्मत है तो सबूत के साथ सदन के अंदर रखें। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए HAL की लोन पर भी सवाल खड़े कर दिए कि 1000 करोड़ रुपया कल ही क्यों HAL ने लोन लिया है, अगर उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, और रक्षा मंत्री ने क्यों उसकी शिकायत की। रक्षा मंत्री ही डिमीन कर रही हैं HAL को। केदारनाथ में 40 घंटे से ज्यादा समय से बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में साल की पहली बर्फबारी बीते 40 घंटे से जारी है, जिसकी वजह से आसपास 4 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। चेन्नई में आयोजित 5वें तमिलनाडु इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल में भारी संख्या में लोग जुटे और हॉट एयर बलून की सवारी की। यूपी के सहारनपुर में चोरी की वारदात में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ की गोमती नगर में लोहिया पार्क के पास अचानक आग लगने से बस में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने समय रहते पहुंचकर बचा लिया। MP के मंडला जिले में वन विभाग की टीम ने चीतल के शिकार के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। MP के बड़वानी जिले में पुलिस ने नेशनल हाईवे 3 पर 1200 से ज्यादा शराब की पेटियों को ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल की नकल रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। श्रीनगर में कारोबारी नकली पश्मीना से परेशान हैं। इसलिए असली पश्मीना शॉल बनाने वाले कारीगर इन पर खास तरह के टैग लगा रहे हैं। यानी जब तक शॉल पर यह टैग नहीं होगा इसे असली पश्मीना नहीं माना जाएगा। लेकिन इस टैग की जानकारी अब दुनिया भर में पश्मीना शॉल खरीदने वाले लोगों तक पहुंचाना एक चुनौती है। अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाती नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तो कस्टमर को पूरी तरह से पता चल जाता कि असली शॉल, असली पश्मीना शॉल है क्या। पश्मीना शॉल बनाने वाले इन कारीगरों ने दावा किया कि मशीनों की मदद से बनाई जाने वाली शॉल की वजह से उनका रोजगार काफी कम हो गया। जो स्पिनिंग करती है लेडीज, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो पहले क्या करती थी, इसी से अपने बच्चे को पढ़ाती थी, अपना घर चलाती थी, लेकिन आज उसके पास रोजगार ही छिन गया। पश्मीना शॉल हाथों से बनाई जाती है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां मशीनों से शॉल बनाती हैं, जो कम कीमत पर बेची जाती हैं, लेकिन वो असली पश्मीना नहीं होती।